नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और इसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी ही आते हैं, आपको उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने देखिए पढ़ा था मुगल एम्पायर के बारे में, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे, तो वो सारा कुछ हमने देखा था। तो आज देखिए हम लोग इसमें देखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल जैसे बंगाल को होते थे इंडिया के, और साथ में जो वायसराय, फिर उनकी पोस्ट जो चेंज हो चुकी थी, और उनके दौरान क्या कार्यकाल, मतलब कार्यकाल के दौरान क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वही हम लोग देखेंगे। और साथ में मॉडर्न इंडिया का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग इसमें देखेंगे, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन अगर इनसे पूछा जाएगा तो आपका पूरा तैयारी हो जाएंगे। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल थे स्टार्टिंग में वो बंगाल के कहलाते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे तो वो बंगाल से रूल करते थे। बेसिकली बंगाल को ही अपना इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था, तो इसीलिए बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद लेटर ऑन वो पद को हटा के अब फिर से बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके बाद वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो है कुछ डेवलपमेंट चेंज होते रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो गवर्नर जनरल का जो पद था, तो ये बंगाल के कहलाते थे। तो इसके देखिए पहले थे वो वेरन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पहले मतलब गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वो थे वेरन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे देखिए आपको ये याद कर रखना है, ये पूछा जाता है। और इनके दौरान में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो वो चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने देखिए जो ड्यूअल गवर्नमेंट था, जो पहले एग्जिस्ट करती थी, तो उसको जो है इन्होंने एंड कर दिया था। तो यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया था जिनका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ये एक्ट था 1773 में लाई गई थी। इसके तहत जो है जो ड्यूल गवर्नमेंट था, तो उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। फिर अगला देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये। तो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट जो इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, और साथ में बिहार का भी।
तो इन्होंने जो है ये जो है इम्पोर्टेंट जो लाया था, ये चीज़ आपसे पूछा था कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल और बिहार के ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके साथ में इनको बोला था फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का भी, क्योंकि देखिए जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे सिविल सर्विसेज के अंदर में, जैसे कि उसमें क्या एज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फिर और भी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है रिफॉर्म्स इसमें इन्होंने लाया हुआ था, तो इसीलिए बोला था इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का। फिर इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली है, तो इनमें देखिए इनका दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो ये जो है सब्सिडरी अलायंस का ये कॉन्सेप्ट था, ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया हुआ था। यानी कि ये अलायंस फॉर्मेशन कर लेते थे अपने बहला फुसला के, जो भी चीज़ करते थे वो, ताकि जो है वो उनके अलायंस में आ जाए और उनका पावर धीरे धीरे और इंक्रीज होता जाए। फिर अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे यहाँ पे, जैसे जो पोस्ट था आपका पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, तो उसको जो है हटा के कर दिया गया था यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो इस समय देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो ये जो है ये बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पहले बंगाल के कहलाते थे वो गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पे जो है एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का। तो ये पास किया गया था, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो उसको हटा के अब जो पोस्ट है वो चेंज कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो उसके बाद फिर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बनते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो इनका कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक का। तो ये आप लोग याद रखना कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके दौरान देखिए जो भी इंपॉर्टेंट जो भी मेजर रिफॉर्म्स हुए थे या फिर जो इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये चीज़ आपसे मेजरली पूछे जाते हैं। जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए थे इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ सती का, जैसे सती प्रथा पहले चलती थी तो उसका प्रोहिबिशन का जो है इन्होंने ही किया था साथ में मिल के। और इसके साथ में जो ठग का जो प्रथा था पहले, तो ये भी जो है इन्होंने ही एलिमिनेट किया हुआ था। और इसके साथ में देखिए मैकॉले का रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन्होंने जो है इंग्लिश के एक मीडियम इन्होंने बनाया हुआ था। मतलब कि जो भी हायर एजुकेशन अगर आपको करना है तो उसमें इंग्लिश को इन्होंने जो आधार बना दिया था, ताकि जो है इंग्लिश में सब जान सके और उसमें जो है एक्सपर्ट हो सके। फिर इसके अलावा देखिए जो फीमेल इन्फेंटिसाइड पहले जो हुआ करती थी, तो उसको भी इन्होंने सप्रेस किया था, और चाइल्ड सेक्रीफाइस को भी जो इन्होंने बंद करवाया था। चाइल्ड सेक्रीफाइस यानी कि जो बच्चे का जो बलि दिया था पहले, तो उसको भी इन्होंने बंद करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्वेंट्स हुए थे इनके दौरान में, तो आपसे ये पूछा जाता है ये सारे चीज कि प्रोहिबिशन ऑफ सती जो है ये किसने किया हुआ था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं के इस समय कार्यकाल में ये हुई थी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है लॉर्ड मेटकाल्फ है। तो लॉर्ड मेटकाल्फ जो है, तो इनके समय में मेनली जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपका हुआ था, आपको ये याद रखना, ये ड्यूरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कि ये देखिए इनको बोला था है लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। यानी कि इन्होंने बहुत सारे प्रेस पे जो स्वतंत्रता थी तो उसको इन्होंने कर दिया था, लिबरेशन कर दिया था, इन्होंने लिबरेट कर दिया था, बेसिकली स्वतंत्रता दे दी थी इन्होंने बहुत सारे प्रेस को। फिर इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट आपका है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉर्ड डलहौजी का। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो थे ये लॉर्ड डलहौजी सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। इससे इनके दौरान में बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जो सिद्धांत था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो इसमें इन्होंने देखिए ये जैसे ये लैब्स इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि जिसमें अगर मान लीजिए कोई कोई किंगडम है या फिर कोई भी किंगडम है उनका, कोई राजा महाराजाओं का, अगर उनको उत्तराधिकारी नहीं होता है तो फिर वो जो है तो वो ब्रिटिश के अंदर में वो आ जाएगी। तो ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, हड़पने का एक नीति था बेसिकली। तो इनके साथ में एनेक्सेशन जब किया गया था, जो पहली जो एनेक्सेशन किया गया था इस नीति के तहत, तो वो था सतारा। तो ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जयपुर और संबलपुर, तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट आपका है। सतारा जो है इस नीति के तहत पहली बार ये मतलब कि जो हुआ ये हड़पा गया था इनके द्वारा। इसके अलावा देखिए जो पहला जो रेलवे लाइन जो लेट डाउन किया गया था आपका, तो बॉम्बे से थाने के बीच में, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में समय हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कब किया गया था, तो 1853 में। तो ये ईयर भी आप लोग याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था एग्जाम में। फिर अब देखिए क्वेश्चन एक आपको पूछा गया था इन्हीं से रिलेटेड, कि व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन इंडिया। तो पहला रेलवे लाइन जो है ये कब ओपन किया गया था इंडिया में, तो ये देखिए हुआ था 1853 में। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ये चलाया गया था, जो कि ये बॉम्बे बॉम्बे का जो आपका बोरी बंदर है और थाने से, यानी कि मुंबई और थाने के बीच में जो है ये चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और इसमें देखिए 14 कैरेज ट्रेन थे, जिसमें कि 3 स्टीम इंजन लोकोमोटिव इंजन इसमें लगे हुए थे। और इनका देखिए जो लोकोमोटिव्स का जो नाम था इसमें, तो वो था साहिब, सिंध और सुल्तान। तो ये आप लोग याद रखना है, यहाँ पे ये पूछा गया है वो क्वेश्चन बहुत बार। है और इंजन इसमें जो तीनों लगेगा तो इसका भी नाम पूछा आता है, साहिब, सिंध और सुल्तान।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो लॉर्ड डलहौजी थे, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले वो कहलाते थे, लेकिन जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, तो उसको खत्म करके अब पोस्ट बना दिया गया था वायसरॉय ऑफ इंडिया का। क्योंकि देखिए इसके बाद जो है अब पावर जो है पूरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। जो भी मतलब जो भी लड़ाई हुए थे, संग्राम जो हुआ था बेसिकली 1857 का, तो उसके बाद जो है पूरा पावर जो है ब्रिटिश के हाथ में वो आ चुकी थी। और इसके बाद जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसको चेंज करके बना दिया गया था वायसराय ऑफ इंडिया का। तो इस तरीके से जो प्रथम जो वायसराय थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये आप लोग याद रखना इसका। और ये मतलब पहले भी जैसे ये गवर्नर जनरल ये बन गए थे इंडिया के, लेकिन ये जैसे ही ये अपॉइंट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, तो उसके बाद पोस्ट खत्म कर दी गई थी और उसके बाद बना दिया गया था वायसराय ऑफ इंडिया का। तो ये इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें से कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे और साथ में प्रथम वायसराय भी थे इंडिया के, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये जो है आप लोग याद रखना इनका। और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, यानी कि जो म्यूटनी जो टेक प्लेस हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल के समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। और इसके साथ में जो इंडियन पिनल कोड है, जो कि 1860 में ये पास किया गया था, आपका जो आईपीसी के जितने भी धाराएं होती है, तो ये पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। फिर इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपका है लॉर्ड मायो। तो ये भी वायसराय थे इंडिया के। तो लॉर्ड मायो का देखिए जो कार्यकाल रहा था 1869 से लेके 72 तक का। तो ये देखिए इन्होंने जो एक स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइज किया हुआ था, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और ये पहली बार था हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि पहली बार जो है सेंसस ऑर्गेनाइज किए गए थे, यानी कि ये किया गया था 1871 में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना, कब पहली बार कब की गई थी, तो 1871 में, और ये हुआ था लॉर्ड मायो के समय में। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन देखिए इनका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक का। तो इनके समय में मेनली देखिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे पहला जो फैक्ट्री था एक्ट पास किया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, जिसमें कि इन्होंने कुछ जैसे लेबर का प्रोहिबिशन इन्होंने किया था, उनका जो भी शोषण होता था, तो ये सारे चीज जो है इन्होंने अपने पास किया था इसमें। इसके अलावा लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट था, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था इनके समय में। और साथ में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, तो वो जो है रिपील कर दिया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट देखिए है अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही देखिए जैसे इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ था आपका यहाँ पे, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इम्पोर्टेंट इवेंट था जो कि हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में ही। तो मेनली देखिए इसके पहले क्या हुआ था कि एक कमीशन सेटअप किया गया था, जो कि अपॉइंटेड हुए थे अंडर सर थॉमस रेहली के द्वारा 1902 में यहाँ पे हुआ था बेसिकली। तो और ये कमीशन जो अपॉइंट हुए थे आपके, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। इसके साथ में जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, तो 1904 में यहाँ पे पास होता है। और ये देखिए रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये किया गया था यहाँ पर। और इसके साथ में देखिए जो मूवमेंट जो हुए थे आपका यहाँ पे, यानी कि जो एंसेंट जो मोनूमेंट जो होते थे, मोनूमेंट्स मतलब जो पुराने जो धरोहर होते थे, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए भी एक्ट पास किया गया था 1904 में। तो ये हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और इम्पोर्टेंट जो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो ये इन्हीं के द्वारा ये किया गया था, मतलब इन्हीं कार्यकाल में लिए हुई थी। फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो वायसराय आते हैं, तो वो है लॉर्ड मिंटो। तो इनका कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910 तक का। तो देखिए जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो उसी के बदले में स्वदेशी मूवमेंट इंट्रोड्यूस किए गई थी। 1905 से लेकर 1908 तक ये चला था। तो ये हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में ही। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन किया गया था, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में ही। और सूरत सेशन या फिर जो सूरत जो स्प्लिट हुई थी कांग्रेस का, तो ये 1907 में हुआ था बेसिकली, इन्हीं के समय में ये सारा चीज़ है। और बाकी देखिए जो मॉरली मिंटो रिफॉर्म जो कि रिफॉर्म्स लेके आए हुए थे, तो ये 1909 में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हुए थे लॉर्ड मिंटो के समय में। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है लॉर्ड हार्डिंगे है। तो इनका कार्यकाल था 1910 से लेके 1916 तक के बीच में। तो इनके समय में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था कि जैसे जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया गया था कोलकाता से दिल्ली में, यानी कि कोलकाता पहले कैपिटल हुआ करता था, तो उसको शिफ्ट करके दिल्ली में लाया गया था। और ये कब हुआ था, तो 1911 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार ये एग्जाम में आपका पूछा गया हुआ है। इसके अलावा जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो इन्हीं के समय में हुआ था। और बाकी देखिए जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो पहले किया गया था, तो उसको जो है कैंसिल किया गया था इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, यानी कि लॉर्ड हेनरी के समय में ही जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है यहाँ पे कैंसिल किया गया था। फिर इसके बाद देखिए जो हिंदू महासभा का ये जो फाउंडेशन होता है आपका यहाँ पे 1915 में होती है भाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि लॉर्ड हार्डिंगे के समय में हुए थे। फिर इसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी इंडिया आ चुके थे, 1915 में ये वो आ चुके थे। तो इसके बाद देखिए आपका जो गवर्नर जनरल है तो उसका उतना ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपके। तो ये सारा देखिए हम लोग यहाँ पे जो है इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर में ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। तो मेनली देखिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका था, तो ये पहले से भी स्टार्ट हो चुका था, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी। लेकिन मेनली देखिए ये जो हुआ था आपका मूवमेंट का, जैसे ये और तेजी से पकड़ा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उसके बाद से। तो मेनली इस दौरान में जो भी इंपॉर्टेंट हुए थे 1905 से लेके 1916 तक के बीच में, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे तो वो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। तो देखिए जैसे जो एक सूरत सेशन में हुई थी, सूरत सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो है जो कांग्रेस है तो वो दो भाग में बट गई थी। एक समय में उसमें थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर और दूसरे में थे मॉडरेट लीडर। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कौन कौन से थे ये आपसे पूछा था, इसमें थे लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक और इसके बाद में बिपिन चंद्र पाल। तो इसको सिंपली बोला जाता है आपका लाल बाल पाल। तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट के लीडर के अंदर, मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये सारे के सारे, और साथ में अरविंदो घोष भी थे। और बाकी जो मॉडरेट्स थे जो कि वो नरम दल से बिलोंग करते थे। तो ये जो है हुआ था आपका ईयर हुआ था, मतलब जो सूरत सेशन हुई थी उसी में स्प्लिट हुए थे दोनों। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो इवेंट होता है दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में आपका ये हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इनाउंस इन्होंने ही किया था बंगाल का विभाजन के लिए। फिर उसके बाद देखिए इसी के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो ये होता है आपका 1905 में ही। तो ईयर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था तो 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी तो 1905 में ही। और ये किस लिए हुआ था, तो जो बंगाल का जो विभाजन किया गया था, पार्टीशन किया गया था, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो किया गया था आपका स्वदेशी मूवमेंट। और इसके चलते देखिए जैसे ये जो हुआ था मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी, तो ब्रिटिश ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को और इसके साथ में इसको ख़त्म भी कर दिया था लेटर ऑन जाने के बाद। फिर इसके बाद देखिए इसी में फिर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाती है, जाती 1906 में स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। तो ये देखिए फाउंडेशन किया गया था मुस्लिम लीग का, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, आगा खान के द्वारा और साथ में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। तो ये तीनों जो थे फाउंडेशन मेंबर थे इसके मुस्लिम लीग के। तो ये हुआ था आपका 1906 में। फिर इसके बाद देखिए सूरत सेशन जो होता है 1907 में होता है सूरत सेशन, बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसी में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो वो दो ग्रुप में बढ़ गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट में, दूसरे थे मॉडरेट्स में। और ये हुआ था आपका जो सूरत में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। फिर देखिए मॉरल रिफॉर्म्स ये लेके आते हैं 1909 में, ये लेके आते हैं। और इनमें देखिए इन्होंने ये कर दिया था कि इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया था मुस्लिम्स के लिए। तो ये एक तरीके से एक इन्होंने चालाकी की थी कि जैसे हम उनके लिए रिजर्व कर देंगे कि उनका भी इलेक्शन होगा, मुस्लिमों के जो इलाके हैं तो वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे। तो ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए हुए थे मुस्लिम के लिए। फिर इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ था आपका इन्हीं के दौरान में, तो वो हुआ था दैट इज गद्दार पार्टी का फॉर्मेशन। तो गदर पार्टी जो आपका ये 1913 में ये फॉर्मेशन किया गया था। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे तो वो थे लाला हरदयाल और तारकानाथ दास और सोहन सिंह भकना। तो ये तीनों जो है नाम आप लोग याद रखना, पूछा आता है। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर था तो वो था सैन फ्रांसिस्को। फिर नेक्स्ट देखिए लखनऊ सेशन, ये हुआ था आपका 1916 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब देखिए जैसे जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट जो कि अलग अलग हो चुके थे वो पहले, तो फिर से ये जो है आके यूनाइट हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो सेशन हुआ था लखनऊ का सेशन, तो इसमें देखिए जो कांग्रेस थे और साथ में जो मुस्लिम लीग थे तो वो भी जो है आपस में क्लोज आ गए थे एक दूसरे से। और इसमें इन्होंने एक हिस्ट्रिक जो इन्होंने एक पैक्ट साइन किया हुआ था जो कि बोला जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से। फिर इसके बाद देखिए होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होता है 1916 में। तो इसमें मेन जो लीडर थी यानी कि जो हेड थी तो वो एनी बेसेंट थी, जो कि एक आयरिश थियोफिजिस्ट थी ये। तो इन्होंने ही डिसाइड किया था कि मूवमेंट जो हम स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट का। और ये देखिए इन्होंने जैसे स्टार्ट किया था जो आयरिश होम रूल लीग जो था तो उसी के लाइन पे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमने 1905 से लेके 1916 तक के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे और जो भी चीज़ शुरू किए गए हुए थे तो वो हमने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1917 से लेके 1947 तक का जो ड्यूरेशन था इसका और इसके बीच में क्या क्या हुए थे इवेंट्स, तो वो और साथ में जो ईयर, ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। और यहाँ पे बेसिकली देखिए जो 17 से लेके 1947 तक का जो ड्यूरेशन है तो इसको बोलाता है गांधीयन एरा बोलाता है, क्योंकि इसके बाद जो है गांधी जी एक्टिव रोल में आते हैं। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किया था इसके बाद। जो गांधी जी का इसी के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, इससे पहले जो है इनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से वो रिटर्न हुए थे 1915 में ही।
तो देखिए जो इमरजेंस है गांधी जी का, तो ये साउथ अफ्रीका से जब रिटर्न होते हैं तो उसी के बाद इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। तो ये देखिए पहले साउथ अफ्रीका में ये रहते थे वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे इन्होंने जो है 20 साल तक लगभग, ये उससे भी ज़्यादा समय तक ये वहाँ पे ये रहे थे। तो इंडिया में ये 1915 में ये लौटे हुए थे, यानी कि 9 जनवरी को। तो उसी दिन हम लोग देखिए मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी ये अब वापस आए हुए थे इंडिया में। और मेनली देखिए जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे इनके दौरान में, जैसे ये जो भी सत्याग्रह स्टार्ट किया था इन्होंने, तो इन्होंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था चंपारण सत्याग्रह। तो ये हुआ था 1917 में। और इसके बाद देखिए जो पहला सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था, तो ये जो है गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल का पहला ऐसा मूवमेंट था जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। फिर इसमें देखिए इन्होंने जो है जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, तो इन्होंने राजकुमार शुक्ला, तो ये एक इंडिगो के एक पिजन थे, कल्टिवेटर थे ये बेसिकली, तो इनको इन्होंने जो है परसुएट कर लिया था, इनको मना लिया था। तो गांधी जी जो है चंपारण गए हुए थे यहाँ पर, मतलब कि जो राजकुमार शुक्ला थे उन्हीं के कहने पे गांधी जी गए हुए थे। इन्होंने ही जो है कन्विंस किया था महात्मा गांधी जी के, दिखाने के लिए कि यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है फार्मर्स का। तो गांधी जी जो है चंपारण जाते हैं, चंपारण एक जगह है बिहार पे यहाँ पर, जो कि ये कंडीशन देखने गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअली फार्मर का कंडीशन क्या है। तो ये राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा जो है उनका परसुएट किया गया था, उनके कहने पे ही महात्मा गांधी जी गए थे। और इन्होंने जो है इसमें सफलता भी प्राप्त की थी, जो चंपारण सत्याग्रह था। फिर इसके बाद देखिए अगला जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है तो ये हुआ था 1918 में। तो देखिए जो खेड़ा सत्याग्रह आपका है, तो ये जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके मेन जो कंट्रीब्यूशन थे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यानी कि जो गाइडेंस था यहाँ पे महात्मा गांधी जी का, लेकिन मेनली ये था आपका यहाँ पे सरदार वल्लभ जी पटेल के। तो ये भी जो है फार्मर्स के द्वारा ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बेसिकली, जो कि ये था आपका यहाँ पे जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन वो करते थे यहाँ पे। जैसे अकाल पड़ गई थी लेकिन फिर भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो उसी के अगेंस्ट में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद देखिए अहमदाबाद में एक मिल्क स्ट्राइक होती है यहाँ पे जो मजदूर थे काम करने वाले, तो उनके द्वारा ये की शुरू किया गया था 1918 में। फिर इसके बाद देखिए जो रोलेक्ट एक्ट होता है ये 1919 में जो आपका आता है यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पे जो ये होता है कि जैसे कोई भी पर्सन है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना कोई उसके ऊपर में कोई कार्रवाई चलाए, मुकदमा चलाए, मतलब उसको डायरेक्टली पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा और कोई भी ट्रायल नहीं होगा उनके ऊपर में। तो ये जैसे कोई भी अगर सस्पिशियस में इन्वॉल्व हो, कोई भी थोड़ा सा भी शक हो उसके ऊपर में, तो उनको डायरेक्टली वो बंद कर सकते हैं पकड़ के। तो और उनके ऊपर कोई जैसे केस भी नहीं चलेगा, डायरेक्टली वो बंद कर सकते हैं। तो ये एक्ट था रोलेट एक्ट के अंदर में। तो इसी को देखिए अपोज करने के लिए जालियांवाला बाग में वहाँ पे मीटिंग बैठी हुई थी, तो वहीं पे मैसेक्रे आपका हुआ था यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था आपसे यहाँ पे कि ये रोलेट एक्ट को डिस्कस करने के लिए जालियांवाला बाग, तो ये इसी में मतलब कि पार्टिसिपेट हुए थे बहुत सारे लीडर इंडियन की तरफ से। तो यहाँ पे जो मैसेक्रे एक हो गया था मेनली, इसमें देखिए क्या होता था कि ये बैसाखी का महीना था, 13 अप्रैल को दिन में था आपका यहाँ पे, जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है बैसाखी। और ये 1919 में हुआ था, जहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ये एक जालियांवाला बाग आपका एक गार्डन है वहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल डायर था, जो कि ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर था यहाँ पे, जनरल डायर। तो इन्होंने देखिए बिना कोई वार्निंग दिए हुए जो इन्होंने ओपन फायर कर दिया क्राउड के ऊपर में, जिसमें कि इसमें बहुत से लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पर इनफैक्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट आपका है, मान ली कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछे गए हुए हैं बेसिकली, तो ये आप लोग याद रखना। जालियांवाला बाग का हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आपके यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे ईयर देखेंगे और क्या हुए थे वो चीज़ हम मेनली देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट फिर इसके बाद स्टार्ट होता है 1920 में। तो देखिए खलीफा जो है तो ये एक पोस्ट हुआ करता था टर्की में, यानी कि जो टर्की आज आप जानते हैं जो, तो वहाँ पे भी पहले ब्रिटिश का ही राज हुआ करता था। तो ब्रिटिश ने इनका जो पोस्ट था खलीफा का, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये मुस्लिमों के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था। लेकिन खिलाफत मूवमेंट ये एक इंडिया में भी जैसे ये स्टार्ट किया गया था, जो मुस्लिम्स थे यहाँ के उनके द्वारा ये की गई थी। तो ये आप लोग बस ईयर याद रखना, इसमें आपका और ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है कि खिलाफत मूवमेंट जो कब किया गया था, तो ये 1920 में आपका ये पूछा जाता है आपका यहाँ पे। तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1920 में ही, तो उसी के साथ ये मर्ज कर दिया गया था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1920 में। और ये देखिए ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, 1922 तक ये चला था केवल। और ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये अप्रूव किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नागपुर के सेशन में।
और इसमें जो है मूवमेंट को मतलब ये था इसमें कि हम जो है ब्रिटिशर को कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो उनके द्वारा, कोई भी ऑफिसर हो तो वो कोई भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके जो काम में, या फिर और भी जो चीज़ है जो काम करते हैं ऑफिसर हैं तो वो जो है उनको कोऑपरेशन नहीं करेंगे हम लोग। और बॉयकॉट भी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी धीरे धीरे। तो मेनली देखिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छा जा रहा था, लेकिन 1922 में क्या होता है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, जो कि गोरखपुर का एक जगह वहाँ पे हुई थी, तो इसमें जो है यहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मतलब जो उनकी डेथ हो गई थी। अब जैसे एक जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे आग लगा दी गई थी, तो इसमें जो है बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का वो जो पुलिस थे तो वो उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी के चलते महात्मा गांधी जी ने इसे कॉल्ड अप कर दिया था। इन्होंने ये बोला कि ये हिंसा आप लोग कर रहे हो, तो इसके चलते उन्होंने वापस ले लिया था। फिर इसके बाद देखिए स्वराज पार्टी है आपका यहाँ पे, जैसे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो यहाँ पे जैसे इसको सस्पेंड कर दिया गया था यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास इन्होंने एक फॉर्म किया था एक सेपरेट ग्रुप कांग्रेस के अंदर में, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना था। तो ये इन्होंने किया था 1 जनवरी 1923 में। फिर इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुआ था इसके बाद, फिर जो एग्जाम में आपसे पूछा आया था तो वही आपको याद रखना है। ये बीच में और भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपके हुए थे। तो एक आपका था दैट इज साइमन कमीशन। तो ये देखिए 1927 में साइमन कमीशन ये इंडिया में आया हुआ था यहाँ पर। तो इन्होंने जो है एक साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ था। तो इसके अंदर में बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने लेके आया हुआ था। तो मेनली देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आपको पूछा था ईयर ही आपसे पूछा आता है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कोई डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट आपका आता है 1928 में। तो इसमें देखिए नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं 1928 में, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर की जाती है 1930 में। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? तो ये 1930 में ये की गई थी, और ये 1934 तक ये चला था बेसिकली यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए डांडी मार्च भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1930 में ही। तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने फेमस जो डांडी मार्च है, तो ये इन्होंने जो है ये चूज़ किया था। एक डांडी विलेज है गुजरात के अंदर में। तो इन्होंने जो है देखिए उस वक्त में 79 फॉलोअर्स थे। तो ये साल्ट लॉ जो कि पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि साल्ट जो है वो बनाया जाएगा, तो उस पर टैक्स लगा दिया था इन्होंने। तो उसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने यह स्टार्ट किया हुआ था। तो साल्ट लॉ जो भी था मतलब जो लॉ पास किए गए थे तो उसको जो है ब्रेक करने के लिए इन्होंने ये मार्च शुरू किए हुए थे। तो ये जो है फॉर्मली साथ में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ में ही इन्होंने जो है शुरू किया था ये मूवमेंट। फिर इसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट इवेंट आपका रहता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो ये देखिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है तो ये ब्रिटिश में एक बेसिकली एक मीटिंग होती है वहाँ पर। तो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो ये स्टार्ट होता है आपका 1930 में। तो ये हुआ था आपका नवंबर 1930 में हुई थी लंदन में, जो कि कांग्रेस के द्वारा इसे जो है बॉयकॉट कर दी गई थी। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ये 1931 में आपका होता है यहाँ पे। अब देखिए जो गवर्नमेंट है जो इन्होंने लिफ्ट कर दिया था कांग्रेस पार्टी का जो बैन लगाया गया था पहले यहाँ पे, और बहुत सारे लीडर्स को जो है जो प्रिजन में बंद थे तो उनको रिलीज कर दिए गए थे। और 8 मार्च 1931 को फिर गांधी इरविन जी का पैक्ट साइन यहाँ पे होता है यहाँ पर आपका। और इस पैक्ट में जो है महात्मा गांधी ये एग्री हो चुके थे कि वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, और साथ में वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो फिर इसके बाद महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो पहले वाले में जो है गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे। फिर देखिए यहीं पे कम्युनल अवार्ड भी स्टार्टअप का होता है। तो कम्युनल अवार्ड देखिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे रेमसे मैकडोनल्ड, तो उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1932 में। तो कम्युनल अवार्ड देखिए डिक्लेयर किया गया था सेपरेट क्लासेस के लिए, और साथ में जो माइनॉरिटीज़ थे तो उनके लिए भी जो है ये किया गया था कि तो उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा। फिर देखिए यहाँ पे जो आपका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपका 1932 में होता है, जो कि ये होता है फेमस जो थे बी आर अम्बेडकर उनके द्वारा होता है, और साथ महात्मा गांधी के बीच में ये होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपका, तो ये आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पे आपसे ईयर ही आपसे पूछा जाता है बेसिकली, बाकी आप लोग ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। फिर देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ये 1932 में होती है। तो कांग्रेस जो है अगेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये पास होती है, जिसमें कि जो पावर था उसका डिवीजन जो इन्होंने 3 लिस्ट पे किया हुआ था, फेडरल में, प्रोविंशियल में और कंकरेंट में। फिर इसके बाद डायरकी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर के ऊपर में। तो ये बहुत सारे प्रोविजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। तो ये पास किया गया था 1935 में। ईयर मेनली आपका इंपॉर्टेंट है। फिर अगस्त ऑफर आपका आता है 1940 में। तो इसमें बहुत सारे प्रपोजल थे अगस्त ऑफर में, बेसिकली जैसे डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आपका, इंडिया को दिया जाएगा। और इसके साथ में जो है जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो उसका एक्सपेंशन किया जाएगा।
और इसके साथ में और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे इसमें, लेकिन कांग्रेस जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को। फिर इसके बाद देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये था ड्यूरेशन इसका 1940 से 1911 तक के लिए चला था आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन्होंने एफर्ट अपना कंटिन्यू किया हुआ था कि जैसे वो और चीज़ वो देते रहे, लालच देते रहे इंडियंस को बीच बीच में, ताकि जो है मूवमेंट जो तेज हुए थे तो उसको सप्रेस किया जा सके। तो मेन जो रिकमेंडेशन था इन्होंने इन्होंने जो है ये प्रोमिस किया था कि इंडिया को ये डोमिनियन स्टेटस ये प्रोवाइड कर देंगे। और भी बहुत सारे प्रोविजन थे, लेकिन महात्मा गांधी जो है क्रिप्स मिशन प्रपोजल को जो था इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और कहते हुए कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। फिर इसके बाद देखिए मूवमेंट और भी तेज कर दी गई थी भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया हुआ था, तो इसका ड्यूरेशन था 1942 से लेकर 1944 तक का। तो मेनली ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईयर आपसे पूछा आता है। तो देखिए इसमें जो है बॉम्बे में मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस का, अगस्त 8 अगस्त 1942 को हुआ था इसमें। तो इन्होंने जो है पास किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का, कि करो या मरो, कि ये लास्ट चांस है अपना आज़ादी के लिए। फिर इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है यहाँ पर आपके, जैसे वेपर प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होता है 1945 में हुए थे। फिर इसके बाद इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल हुआ था 1945 में। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके हुए थे, तो बेसिकली जो है आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन प्लान आया हुआ था 1946 में। तो वर्ल्ड वार टू देखिए इस समय पहले एंड हो चुका था लगभग ये। तो उसके बाद क्रिप्स मिशन जो है सॉरी कैबिनेट मिशन प्लान आपका हुआ था 1946 में। तो ये वर्ल्ड वार टू के एंड होने के बाद ये हुए थे, जिसमें कि इन्होंने ये कर दिया था कि जैसे इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा। तो इसके बाद फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर कि फिर माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में। तो इसमें जो है इन्होंने ये सारा चीज़ प्रोविजंस किया था कि किस तरीके से जो है डिवीजन किया जाएगा, मतलब पावर जो है वो किस तरीके से दिए जाएंगे, और बाकी सारे और भी इशू को डिस्कस करने के लिए माउंटबेटन प्लान लेके आया हुआ था 1947 में। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो थे इसमें अल्टीमेटली फिर बाद में जो है अप्रूव कर दिए थे माउंटबेटन प्लान को। फिर इसके बाद जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होती है 1947 में, और इसके तहत जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान जो थे दोनों कंट्री आपस में ये बट गए थे, बिन की बट गए थे, और फिर बाउंड्री लाइन खींच दिया गया था। दैट इज रेड क्लिफ थे जो इन्होंने एक कमीशन बनाया हुआ था कि बाउंड्री सेपरेट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके बाद फिर देखिए हमें मिल गया था इंडिपेंडेंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे बेसिकली यहाँ पे हमने डेप्थ में डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स है तो वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन जालियनवाला बाग मैसेकर वाज कमिटेड। तो जालियनवाला बाग मैसेकर जब कमिट हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो देखिए उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे तो इन्होंने सर्व किया था गवर्नर जनरल, और साथ में जो वायसराय थे भी इंडिया के, तो 1916 से लेकर 1921 तक का। तो ये उनके समय में यह हुआ था। तो बेसिकली जो जनरल बाग में सैक्रे हुआ था तो 1919 में, तो ये कार्यकाल चला था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इवेंट जो हुए थे ना, बेसिकली जो भी गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय थे इंडिया के, तो उनके दौरान जो भी हुआ था तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो और भी देखिए जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे, जैसे लखनऊ पैक्ट 1916 का, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, इसके अलावा इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी एज नेशनल लीडर का, और रोलेक्ट एक्ट का पास होना, जालियनवाला बाग में सैकरे जो हुआ था, ट्रेजिडी जो हुई थी ये 1919 में, इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1920 में। तो ये सारा हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। फिर अगला देखिए कि आफ्टर बीइंग विथड्रॉन इन द मार्च 1931 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर रीलॉन्च्ड इन द ईयर। तो इस समय देखिए जैसे जो विथड्रॉ कर दिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो फिर से ये रीलॉन्च कब किया गया था? तो देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था तो ये फिर से इसको रीलॉन्च किया गया था 1932 में बाय महात्मा गांधी जी। अब इसमें देखिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तो उसमें निगोशिएशन के बाद जो है ये उसके बाद मतलब कि ये जो ब्रोक कर गया था, तो फिर से इनको इन्होंने रीस्टोर कर दिया था सिर्फ। ये हुआ था 1932 में। तो देखिए ये आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग जो है इसको पढ़ लेना। नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें आपको पूरे कंप्लीट ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे।